2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये पेपर छपने वाला है। कोड याद कर लो, 824 MA कोड है और सारे बच्चे 70 में 70 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा इस पेपर का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे का 70 में 70 नंबर चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखकर इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन याद कर लेना। और यह पेपर कितने घंटे का पूछा जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। इसके बाद अगर आप नीचे बढ़े तो इस पेपर में यहाँ पे नीचे सामान्य निर्देश दिया गया है। देखिए क्या सामान्य निर्देश दिया है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, एक एक वर्ड में आप लोगों को बताऊंगा। पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को पढ़िए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कीजिए। यह पहला निर्देश बोला है। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, खंड अ खंड ब में। तीसरा निर्देश है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड दिए गए, उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ के भी 3 उपखंड है और खंड ब के भी 3 उपखंड है। 3 उपखंड इसलिए दिए गए हैं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के अलग अलग खंड दिए गए, इसलिए 3 खंड दिया गया इसमें। चौथा है प्रश्न पत्र के खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। कहने का मतलब है कि खंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। नीला पेन लीजिए या काले पेन से उसको रंगना है। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए पांचवा निर्देश कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का देगा। इसके बाद अगला है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, जितना भी नंबर का है उसके सामने आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कह रहा है कि जो 3 उपखंड दिया है क ख ग, तो उसको तीनों एक साथ कीजिए। अगर अगर आपने क वाला उपखंड कर दिया, ख वाला करने जा रहे हो तो उसको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। ग वाला उपखंड बायोलॉजी वाला करने जा रहे हैं तो उसको नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है, ये कहने का मतलब है। चलिए एक और बोला यहाँ पे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो जितने प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए खंड अ आ गया। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर। यहां से सबसे पहले उपखंड क आया। उपखंड क मतलब यहाँ फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके? फिजिक्स के। देखिए पहला प्रश्न जल्दी से, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है और किसी वस्तु को अगर हम P और F के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूलिएगा मत, एग्जाम में सारे प्रश्न आपको करके आने हैं। तो पहले का बी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूरदृष्टि में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहां मैं एक ट्रिक बता देता हूं। दू दू मतलब ऊ का मात्रा है ना, ऊ मतलब उत्तल लेंस। ये ट्रिक है याद करने का। तो ऊ मतलब उत्तल लेंस। अगर ये निकट दृष्टि दोष रहता तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है तो दू मतलब ऊ मतलब उत्तल लेंस। ये ट्रिक है, भूलिएगा मत कभी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न यह है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है 0.5 है, तो यह लेंस कैसा होगा? तो यह पूछा है कि यह लेंस कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह लेंस जो होगा वो 0.2 मीटर फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कैसा होगा? अवतल लेंस। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भूलिएगा, बस सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि 70 में 70 नंबर चाहिए। तो तीसरे का बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो जब श्वेत प्रकाश, आपको मालूम है कि ये प्रिज्म है, और जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश किरण जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, आपको भी मालूम है। तो कह रहा है कि प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग कौन सा होता है? मेरे प्यारों, जो बैगनी रंग का डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि R1 व R2, R1 और R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध है। अब 2 तार हैं यहाँ पे समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़े गए होंगे। देखिए
ये समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े गए हैं, एक R1 है और एक R2 है। तो इसका पूछ रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 गुणे R2 बटे में R2 प्लस R1। ठीक है, यहाँ पे R1 होगा, R1 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, R1 प्लस R2 होगा, तो R1 गुणे R2 बटे में R1 प्लस R2, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है। जो पीला बल्ब देखे आप लोग, तो पीला बल्ब जो पहले के पीला बल्ब अभी भी आते हैं, तो उस पीले बल्ब में जो यह लगा होता है फिलामेंट, तो वो किस धातु का लगा होता है ये पूछ रहा है। तो टंगस्टन का, किसका लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का लगा होता है। आगे बात करते हैं 7वां प्रश्न, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल किसमें रूपांतरण होता है। आपको मालूम है कि रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल देखे ना आप लोग, जिसे टॉर्च वगैरह में देखते होंगे, जब सेल लगाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से किसमें चेंज होता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ से उपखंड क्या हो गया, ख स्टार्ट हो गया। अभी उपखंड को हमने देखा जो फिजिक्स वाले प्रश्न थे, और यहाँ से अभी स्टार्ट होंगे आपके केमिस्ट्री वाले प्रश्न। इसीलिए उसमें बोला था कि 3 उपखंड देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो यहाँ से केमिस्ट्री वाले स्टार्ट होंगे। प्रश्न नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 8वां से। प्रश्न नंबर 8वां में ध्यान से आप देखिए, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसे बोलते हैं अभिक्रमक, और इधर बना दिया है क्या, उत्पाद। तो इधर अभिक्रमक है, इधर क्या है आप लोगों का, उत्पाद है। अब इसमें बताना है कि y के स्थान पे क्या आएगा। देखिए बोला है ना कि इसमें y है, y के स्थान पे क्या आएगा। तो एक बात देखिए y स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे भी F, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पे HCl है। अब ध्यान से एक चीज आप लोगों को समझना है कि y के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे F, यहाँ पे भी F आपको दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिखाई रहा है, SO4 कहीं, तो SO4 इसमें तो कहीं है ही नहीं, मतलब SO4 ही होगा। Y की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे SO4 हो जाएगा। आप बिल्कुल सही है। तो वही पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है, और Y के स्थान पे पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर समीकरण को यहाँ पे बैलेंस करना है या रिएक्शन को सही करना है, तो यहाँ पे SO4 की जरूरत पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे भी अब उत्पाद के रूप में SO4 आएगा। तो SO4 मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। इसमें से बताना है कि अम्लीय लवण कौन से हैं। तो आपको भी मालूम है NaSO4। ठीक है, NaHSO4, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, अम्लीय लवण है, 9 का बी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां। चलिए देखिए 10वां प्रश्न क्या है, मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में आपके कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होते हैं, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10वें का सी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब ये रिएक्शन दे दिया, इसको करने के लिए बोला है कि इसको पूरा करना है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, देखिए ध्यान से। PCl दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से PCl निकाल लिया हमने। तो बचा क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया है CH3CO, और Cl तो यहाँ पे है ही। ठीक है, Cl तो यहाँ पे हो गया है क्या, नहीं, यहाँ पे H आपको दिखाई नहीं दे रहा है, H एक O नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे CH3 तो होगा, तो यहाँ पे हम CH3 रख देते हैं, CH3। इसके बाद एक C और ले लेते हैं, और एक O और एक O, COO और यहाँ पे H। देखिए अब यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, CH3COOH दिख रहा है कहीं आप लोगों को, CH3COOH, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे फेरस ऑक्साइड। तो इसमें से बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो यहाँ पे 12 का जो सी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो है आप लोगों को उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। तो 12 का सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूलिएगा मत, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है आप लोगों को। 13वां प्रश्न देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको मालूम है, C3H5। ठीक है, C3H5 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H5। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का उपखंड ग। उपखंड ग में अब किसके प्रश्न रहेंगे, आपको बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी वाला प्रश्न क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन आपको मालूम है कि मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। 14 का ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि
पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क मतलब किडनी होता है, सबको मालूम है कि किडनी जो है उत्सर्जन से संबंधित होता है, सी वाला। 16 का जो है सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है? तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की थी? तो गिरजाघर में। कहाँ पे? गिरजाघर में प्राप्त किया था। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 17 का डी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो कहां पे किया जाता है? तो गर्भाशय में, ठीक है? सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 19। क्या है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो आप लोगों का पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां देखिए, बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो आप लोगों का हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच, बिल्कुल, वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या थे? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब जो है 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, और उसमें भी सबसे पहले आएगा आप लोगों का उपखंड क, मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है फिजिक्स वाला। कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से इसको लगा लेना, क्योंकि कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, ठीक है? तो आप लोगों को पहला चैप्टर से मिल जाएगा, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 22वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न भी लीजिए, न्यूमेरिकल पूछ लिया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब वी की वैल्यू पूछा है, और जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी के अक्ष पर लंबवत है, तथा प्रतिबिंब की आवर्धन भी एम का वैल्यू भी ज्ञात करने के लिए बोला है। और ये भी प्रश्न 4 नंबर के लिए है। एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए, बता देता हूं। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है, ये भी 4 नंबर का है। कह रहा है कि 20 से 30, देखिए 20 से 30, यह क्वेश्चन जो है यह गलत दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारों जो गलत दिया गया है, इसको मैं सही करवाता हूं। यहाँ पे 2 ओम होगा, क्या होगा? 2 ओम, यह होगा 3 ओम, और यह होगा 5 ओम, ठीक है? इसको पहले सही कर लीजिए। यह आपका क्या है? 2 ओम, कामा यह आपका 3 ओम है, तथा यहाँ पे लिखना तथा इसके बाद 5 ओम है। इसको सही कर लेना। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर अगर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 4 नंबर के लिए है। यह आप लोगों का गलत है, यहाँ पे टाइप गलत किया गया है। यहाँ पे 2 ओम होना चाहिए, 3 ओम होना चाहिए तथा 5 ओम होना चाहिए। इनके प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तब बताना है कि अगर संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का यह प्रश्न है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 24। प्रश्न नंबर 24 है कि घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जीवित विद्युतमय तार क्या होता है, भू संपर्क तार क्या होता है, उदासीन तार क्या होता है। 2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न और दिया है, ये वाला कर सकते हो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, इस पे 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। और दूसरा है कि दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए, यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, इसको बताइए। 3 नंबर यहाँ से, तो या तो 6 नंबर इससे ले लीजिए, या इन दोनों को प्रश्नों को करके 3-3 नंबर के हिसाब से 6 नंबर ले लीजिए। तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, इतना याद रखिए। इसके बाद उपखंड ख स्टार्ट हो गया यहाँ से केमिस्ट्री के। प्रश्न नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। यहाँ बोला है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या होता है। दूसरा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो इनको हम बताना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है इसका। और उसी में तीसरा प्रश्न है कि जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया क्या होगी। और चौथा है कि सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया क्या होगी। 4 प्रश्न है ना, एक एक नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बताना है आपका पहला कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, और दूसरा बताना है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है।
4 नंबर के लिए प्रश्न है। 2 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर इस पे आपको मिलेगा। तो ये पूरे प्रश्न तैयार होने चाहिए। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएससी नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 27। तो आईयूपीएससी नाम लिखना है। पहला है CH3COOH, दूसरा CH3CH2CH2Cl, तीसरा CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ से आईयूपीएससी नाम लिखना है। अभी प्रश्न कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है कि साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं भी लिखना है। ये प्रश्न 6 नंबर के लिए है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न और दिया है और उसमें 3 प्रश्न दिए गए, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलेंगे। पहला, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पीएच मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? और तीसरा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर यहाँ आपको दिए जाएंगे। या तो पहला वाला प्रश्न करके 6 नंबर ले लो, या तो 3 प्रश्नों का उत्तर देके 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आप ले लो। अगला है आप लोगों का उपखंड ग, इसमें आपके बायो के प्रश्न रहेंगे। चलिए बायोलॉजी वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। 28 में 2 प्रश्न है, क ख। 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर दिए जाएंगे आपको। क वाला है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। इसके बाद है दूसरा कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 29, उसमें भी 2 प्रश्न है। 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए। क्या है कि स्व परागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताइए। अब ख वाला की परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो दोनों प्रश्न करोगे 2-2 नंबर के हिसाब से तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां में क वाला है कि किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम एवं उसके कार्य लिखिए, 2 नंबर के लिए। इसके बाद ख वाला कि पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। अब आइए लास्ट प्रश्न नंबर 31 है कि मानव में विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, तो नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, मतलब सचित्र वर्णन करना है इसका। 6 नंबर आपको मिलेगा। नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए, और ये प्रश्न 6 नंबर के लिए है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।